हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने शायद क्या कंफर्म हम लोगों ने 8.3 तक किया था एग्जाम्पल। अब इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल नंबर 8.4 को देखेंगे। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई, ये है आपका पेज नंबर 193 पर। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई आर बट मास m and 4m have center to center separation 6r as shown in the figure. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. Obtain the expression for minimum speed of projectile so that it reaches the surface of the second sphere. ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन है पेज नंबर 193 पर, एग्जाम्पल नंबर 8.4। तो हियर we are going for example number 8.4 on page number 193. Here it is said that here you are having two spheres of equal radii, है ना। ये equal radii, इसका आपके पास रेडियस r है तो इसका भी रेडियस आपके पास r ही होगा। अब यहां से सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आपके पास 6r है। इसका मास m है, इसका मास आपके पास 4m है। ठीक है बेटा, ये वाला मास m है, ये वाला मास 4m है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक m मास का एक जो है प्रोजेक्टाइल हम लोग यहां से प्रोजेक्ट करेंगे सो दैट उसकी मिनिमम स्पीड क्या हो, ताकि ये प्रोजेक्टाइल यहां से सीधा इस पर आ जाए, है ना। तो यहां से सीधा इस पर आ जाए तो उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम स्पीड ही चाहिए। देखिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर आपके पास ये रेडियस r और ये रेडियस r के दो स्फीयर है, एक का मास m है, दूसरे का मास 4m है। मटेरियल अलग अलग होंगे, जैसे ये वुड हो गया तो ये वाला आपके पास आयरन हो गया, ऐसा कुछ भी अलग अलग मटेरियल होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मास हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है, तो इसको यहाँ पर भी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और इससे भी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब एनी प्रोजेक्टाइल जो ये दोनों के बीच में है वो इसके भी ग्रेविटेशनल फोर्स से इंफ्लुएंस होगा और ये वाला इसके भी ग्रेविटेशनल फोर्स से इंफ्लुएंस होगा। तो अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये दो स्फीयर है, ये दो स्फीयर के बीच में कोई पॉइंट ऐसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि जिस पॉइंट पर इससे जो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स F1 और इससे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स F2, ये दोनों इक्वल होंगे। देखिए पहले तो क्या होगा कि अगर मास यहाँ पर इसके करीब है ना, इफ मास m is very near to this sphere number 1, then what will happen, the gravitational influence of this sphere number 1 will be very high on this mass. But if we move this mass away from the sphere number 1, then what will happen, the gravitational influence will be comparatively decrease, and at certain point of time the gravitational influence of sphere number 1 will be equal to sphere number 2. तो हमको तो मिनिमम स्पीड है, तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्टाइल है ना बेटा, इसको यहाँ से यहाँ भेज देना पड़ेगा, बस इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये आके थोड़ा सा भी आगे निकल गया ना, तो अब ये F2 बढ़ जाएगा, मतलब F2 F1 से बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये वाला मास को ये वाला स्फीयर अपनी तरफ खींच लेगा, है ना, ये अपनी तरफ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हमको क्या चाहिए, ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो है उसको हमको नेसेसरी एनर्जी देनी होगी। नाउ दिस पॉइंट वेयर gravitational force F1 is equal to gravitational force F2 is known as null point
और न्यूट्रल पॉइंट। ये जो n है ना, n को हम लोग कहेंगे नल पॉइंट, या तो समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट where gravitational force due to at this sphere number 1 is equal to gravitational force due to sphere number 2, है ना। ये वाला हमारे पास जो है n है, तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये n कितने डिस्टेंस पे है ये ढूंढना पड़ेगा, है ना। एक बार ये हमारे पास आ गया तो सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, सपोज हमारे पास x, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस अगर x है और ये सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6r है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 6r minus x। ओके, नाउ वी कैन से एट नल पॉइंट हम लोग क्या करेंगे बेटा, नल पॉइंट पे हमारे पास हो जाएगा f1 is equal to we can say f2, तो ये वाला कितना हो जाएगा gm1 m2, तो gm1 m2 upon r square, ठीक है। ये नल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको भी लगाएगा, तो g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये वाला कितना हो जाएगा g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6r minus x है। आप देखिए इसका मास 4m है, तो हमको यहां पर 4m रखना पड़ेगा, यहां पर इसका मास m है तो हमको इसको m रखना पड़ेगा। So what will happen here, 1 upon x square will be equal to 4 upon 6r minus x whole square, बाकी के g m कैंसिल हो गए दोनों साइड से। अभी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 upon x will be equal to 2 upon 6r minus x। Now if I do the cross multiplication, so it is going to be 2x, so 6r is equal to we can say 3x, तो x is equal to आपके पास कितना आ गया, 2r आ गया, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास 2r आ गया। So what we did here, we simply found out the value of x which comes out to be we can say 2r। So null point is at a distance of 2r from the center of the first sphere, तो null point is comes out to be we can say x is equal to 2r। तो आप एक काम कीजिए, इतना जो है लिखिए, फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये वाला लिखिए, उसके बाद जो काफी बार ये आपको एग्जाम में मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको एग्जाम में वैसे के वैसे ही पूछ लिया है कुछ टीचर्स। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमको तो क्या करना है, ये वाला प्रोजेक्टाइल है इसको सिर्फ नल पॉइंट पे भेजना है ना। तो हमारे पास क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस मास इज सपोज m, यहां पर होगी, है ना, और फाइनल पोजीशन कहां पर होगी, यहां पर होगी। सो लेट मी ड्रॉ द फाइनल पोजीशन आल्सो, तो मैं आपको यहां पर ये ड्रॉ करके बता देता हूं। अब फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या होगी, आपको शायद दिखाई दे, इसलिए मैं यहां पर ऐसे दे रहा हूं कि यहां पर ये वाला फाइनल पोजीशन है, ये वाला आपके पास x है और ये वाला आपके पास 6r minus x है, ये वाला आपके पास m1 है, ये वाला आपके पास m2 है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा, 6r है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पर भेजना है, तो हमको उसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। सो यहां पर जो जितनी एनर्जी होगी, यहां पर एनर्जी उतनी ही एनर्जी उसकी यहां पर भी होगी, according to the law of conservation of energy। सपोज ये वाली आपके पास इनिशियल पोजीशन है ना, इनिशियल पोजीशन है, और ये वाली आपके पास फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन की उसकी एनर्जी हो जाएगी फाइनल पोजीशन की, तो EI is equal to EF। तो अब हम लोग क्या देंगे, यहां पर हमारे पास उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे। अब पार्टिकल यहां पर है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू दिस स्फीयर एंड ड्यू टू दैट स्फीयर, है ना। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना है बेटा, r, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास, इनिशियल EI is equal to 1/2 mv स्क्वायर। अब यहां से कितना होगा, gmm अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, हुआ ना यहाँ
अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी आपके पास कितना होगा -Gmn/r²। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो है यहां पर अगर होता ये वाला है ना, तो यहां से यहां तक का भी उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती ना, तो ये वाला x² नहीं होगा, समझो यहां पर r², यहां पर ये वाला होगा r²। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस स्फीयर, जिसको हम लोग U1 कहेंगे, और जैसा मैंने दिखाया कि यहाँ पर इसको हम लोग हटा दें तो इसकी वजह से भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो ये वाला कितना हो जाएगा -Gmn/r²। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास Gmn/r²। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप गिनिए, तो ये वाला टोटल 6r है और एक r हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, तो ये वाला कितना हो गया Gmn। अच्छा, यहाँ पर m जो है 4m होगा, 4m into m, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 5r²। ठीक है, ये वाला उसकी इनिशियल टोटल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी में हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी दी, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर, और ये वाले स्फीयर से भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये वाला कितना हो गया Gmn/r², और ये वाला हो गया, अरे यार, Gmn/r हो जाएगा। I'm sorry, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2/r, है ना, ये गलती होगी मेरी, मतलब r² नहीं होता, यहाँ पर r होगा, सॉरी। तो चलिए Gmn/r। अब देखिए यहाँ पर, अब ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाए, तो अब यहाँ हम लोगों ने वेलोसिटी कितनी दी है, तो वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी उसको इतनी दी है कि वो पार्टिकल यहाँ से सिर्फ यहाँ पर आ जाए, है ना। देखिए यहाँ पर जब था तो उसको हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी दी, अब वो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी कि ये वाला पार्टिकल सिर्फ नल पॉइंट पर पहुंच जाए, फिर नल पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये वाला स्फीयर अपने आप उसको अपनी तरफ खींच लेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये वाला कितना हो जाएगा 1/2 mv² × Gmn/r। अगर मैं r² लिख देता हूँ तो ये फोर्स हो जाता है, वो गलती थी मेरी, Gmn/r, और ये वाला 4 × 4m/m/5r। अब ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर आया तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कितनी दी थी कि वो वाला पार्टिकल सिर्फ यहाँ से यहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, इतनी ही काइनेटिक एनर्जी दी थी। तो ये वाला कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया तो इससे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, उससे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी Gmn/2r। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक Gmn/वीकेंड से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 4r। देखिए होगा ना, ये वाला अगर 2r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4r होगा ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 mv² Gmn/r, और ये वाला कितना हो जाएगा 4Gmn/5r, और ये वाला कितना हो जाएगा -Gmn/2r। अब यहां से 4 को कट कर दिया हम लोगों ने, तो ये वाला कितना हो जाएगा -Gmn/वीकेंड से r। ठीक है, तो ये Gmn/r और Gmn/r ये दोनों भी कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली टर्म्स 1/2 mv²। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यू ऑफ v, और ये वाला कितना हो जाएगा 4Gmn/वीकेंड से 5r। अब ये वाला कितना हो गया आपके पास -Gmn/वीकेंड से 2r। ठीक है, ये वाला आपके पास जो हो गया कितना हो गया, तो ये वाला आपके पास हो गया 1/2 mv² इज -4Gmn/5r -Gmn/वीकेंड से 2r। ओके, तो इतनी नोट बनाइए बेटा, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कितनी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना ली, ठीक है।
अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, इसी से हम लोग जो है उसको उधर की तरफ ले जाएंगे। तो ये वाला कितना हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस gmn अपॉन 2r और प्लस 4gmn अपॉन यू कैन से 5r। क्या कर दिया मैंने, इसको इधर की तरफ जो है मैं लेके चला गया। तो ये वाला कितना हो गया हमारे पास, तो ये वाला हो गया, अगर आपके पास 1/2 mv स्क्वायर, अगर ये 10r अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यहां से 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 10 और यहां पर 5 2 10, तो ये वाला कितना हो जाएगा माइनस 5gmn और ये वाला कितना हो जाएगा 8gmn। ठीक है ना बेटा, ये वाला 8gmn और ये वाला 5gmn। ये वाला कितना हो गया 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये वाला सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 3gmn अपॉन 10r, ये वाला हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब ये m और m भी कैंसिल हो गया। अब यहां से इसको डायरेक्टली आप जो है इसको यहां पर 5 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला कितना आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm अपॉन 5r। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm अपॉन वी कैन से 5r। तो अब जो है यहां पर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gm अपॉन 5r। ये वाला आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा। अगर इतनी वेलोसिटी से आप इसको यहां से प्रोजेक्ट करते हो तो ये वाला पार्टिकल यहां तक पहुंच जाएगा। एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर दिया, ये वेलोसिटी इज ओनली इनफ टू प्रोजेक्ट द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब ये वाली वेलोसिटी इतनी ही है कि जिससे उसको इतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि ये वाला पार्टिकल यहां से सिर्फ यहां तक आ जाए। ठीक है, यहां से सिर्फ यहां तक आ जाए तब इसको इतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमको उसने दी है। फिर यहां तक आ गया तो फिर अपने आप जो है वो दूसरे एंड पे ग्रेविटेशनल फोर्स से पहुंच जाएगा। तो ये वाला आपके पास जो आ गया, ये एग्जांपल नंबर जो है हमारे पास 8.4। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए बेटा, इसको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके जो है नोट बनाइए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 8.5, द प्लेनेट मार्स। एग्जांपल नंबर 8.5 को देखिए बेटा, द प्लेनेट मार्स हैज 2 मून्स। प्लेनेट मार्स जो है उसके कितने मून है बेटा, देयर आर 2 मून्स। एक मिनट, चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। द प्लेनेट मार्स हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस हैज approximately a period of 7 hours and 39 minutes and orbital radius of 9.4 into 10⁻³ kilometer. Calculate the mass of Mars. Assume that the Earth and the Mars move in a circular orbits around the Sun, with Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of the Earth. What is the length of the Martian year in days? देखिए 2 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। अब क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए। सबसे पहले तो जो है हमारे पास प्लेनेट जो है मार्स, ये मार्स प्लेनेट है ना, तो ये वाला प्लेनेट कौन सा है बेटा, मार्स। अब ये मार्स जो प्लेनेट है इसके 2 मून्स, एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस, और दूसरा है आपके पास डीमोस। फोबोस हैज अ पीरियड ऑफ, ये फोबोस जो है ये हम इसको 1 नंबर कहेंगे और इसको हम लोग 2 नंबर कहेंगे। तो फोबोस का जो आपके पास टाइम पीरियड है, मतलब ये वाला है 7 hours and 39 minutes, 39 मिनट्स। और ऑर्बिटल रेडियस इसकी R1 जो है वो आपको मिलेगी 9.4 into 10⁻⁶ मीटर। देखिए वो 10⁻³ किलोमीटर है, तो मैंने उसको
मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में 10⁻³ किलोमीटर है, लेकिन मैंने उसको मीटर में कर दिया। कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स, इसका मास कितना है, ये इसका मास कितना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, हमारे पास एक फॉर्मूला है T² = 4π²r³ अपॉन Gm प्लेनेट, है ना। तो ये वाला आपके पास जो है आपके पास ये फॉर्मूला है कि T² = 4π²r³। तो अगर यहां पर T1 लिखेंगे तो ये वाला R1 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा मास ऑफ मार्स। अगर इसको मास को अगर हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाते तो मास ऑफ मार्स = 4π²r⁴ अपॉन T1 का स्क्वायर। अब ये T1 जो है ना बेटा, ये आवर्स और मिनट्स में ये नहीं चलेगा, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेंगे, तो 7 और 3600 और 39 इंटू वी कैन से 16। तो ये वाला आवर्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और 39 को भी मैंने अगर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं यहीं से इसका कैलकुलेशन, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाला आप कैलकुलेटर में अपने आप कीजिए, इतने सेकंड्स आपको मिल गए, ठीक है ना। तो मास ऑफ मार्स = 4π की जगह पे 3.14 का स्क्वायर और R1 की जगह पे अगर आप लिखोगे 9.4 × 10⁶ का क्यूब डिवाइडेड बाय T1। तो T1 आपने जो लिखा ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये वाला कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, 9.4 × 9.4 × 9.4 × 3.14 × 3.14 × 4 डिवाइडेड बाय दिस, और ये 10 का स्क्वायर है ना, ये आप अलग रखिए। तो मास ऑफ मार्स आपको कैलकुलेशन के बाद जो है, इसके बाद जो है इसका डिवीजन करने के बाद जो है आपको मिलेगा, इट कम्स आउट टू बी 6.48। कैलकुलेशंस आप कर लीजिए, 6.48 × 10⁻23 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ मार्स इज 6.48 × 10⁻23 किलोग्राम। आपको याद है मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना है बेटा, तो मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। मतलब हमारी अर्थ मास से 10 गुना ज्यादा हेवी है, 10 टाइम्स मोर हेवियर, है ना, या तो मोर विथ मोर मास, है ना। ये मास ऑफ द अर्थ, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि मार्स का कितना आ रहा है, 10⁻23 आ रहा है, और हमारी अर्थ का ये वाला है। तो ये वाला जो है आपके पास पहला आंसर आ गया। पहला आंसर क्या आया हमारे पास, ये वाला मास ऑफ मार्स इज 6.48 × 10⁻23 किलोग्राम। तो ये वाला आपके पास पहला वाला आंसर आ गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर बाद में जो है आप इसके नोट भी बनाइए, और उसके बाद जो है आपके पास देखिए सेकंड जो है, assume that the earth and the Mars move in a circular orbit around the sun with Martian orbit। देखिए ये वाला सन है और यहां पर जो है अर्थ है, और यहां पर आपके पास ये मार्स है, ठीक है ना। तो अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस को हम लोग R1 कहेंगे, मार्स की जो ऑर्बिटल रेडियस को हम लोग R2 कहेंगे। चलिए, और यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसा लिखा हुआ है विद द मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स, तो ये T2 इस नहीं R2 इज इक्वल टू 1.52 टाइम्स R1, ऐसे हमको दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने आपको पूछा है कि T2 कितना है, मतलब इसका ईयर टाइम पीरियड कितना है। अर्थ का तो हमको पता
है 365.25 डेज, है ना, 365.25 डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला दैट इज T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R1 क्यूब अपॉन GMS, जिसके आसपास ये घूम रहा है ना उसका यहाँ पर मास ऑफ द सन आ जाएगा, और T2 स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर R2 क्यूब अपॉन GMS। नाउ इफ आई टेक द डिवीजन ऑफ दिस टू, सो ये वाला T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला आपके पास आ जाएगा R1 क्यूब अपॉन वी कैन से R2 का क्यूब। अब ये 365.25 डेज है ना, तो इसको हमको सेकंड में गिराना पड़ेगा, तो 365.25 और हमारे पास जो है 1 डे के 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर का 3600 सेकंड होता है, तो ये आपको सेकंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे काम कीजिए ना, जाने दीजिए, हम लोग क्या करेंगे इसको सेकंड में कैलकुलेट, क्योंकि हमको जो T2 की जो ढूंढना है ना, तो T2 भी हम लोगों को डेज में ढूंढना है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्टेंडो लेंगे, T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2, तो ये वाला कितना आ जाएगा R2 क्यूब अपॉन R1 का क्यूब, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा। सो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन R1 होल रेज़ टू 3, तो T2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, ये 365.25 और ये R2 अपॉन R1, तो R2 अपॉन R1 ये 1.52 का क्यूब आ जाएगा। अब ये वाला कैलकुलेट आप कर लीजिए, तो ये वाला अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास इतना आ जाएगा, क्या करो 1.52 into 1.52 into 1.52 आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3.65 डेज मल्टीप्लाई बाय 3.65.25, अब ये T2 स्क्वायर मिलेगा, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो इतना डेज जो है आपको मास जो है उसका टाइम पीरियड मिल जाएगा, या मास का जो है टाइम पीरियड आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर मिल रहा है 684 डेज, ठीक है, 684 डेज। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसकी नोट बनाइए। अब हम लोग जो है 8.6 पर आगे की तरफ जो है चलते हैं, तो 8.6 not 6.8 but 8.6। चलिए, weighing the earth, एक्चुअली ये वर्ड गलत है। weighing the earth का सिंपल मतलब होता है कि अर्थ का मास उन लोगों को ढूंढना है, तो अर्थ का मास कैसे ढूंढेंगे। यू आर गिवन अ फॉलोइंग डेटा दैट इज वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्चुअली 9.8 होता है लेकिन यहाँ पर 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ is 6.37 into 10⁶ meter. Okay. The distance to the moon radius of earth is 10⁶ meter and distance of center of moon, देखिए यहाँ पर distance to the moon ये r कितना दिया हुआ है, मतलब देखिए यहाँ पर ये वाला हमारे पास सन है, ठीक है, ये वाला हमारे पास अर्थ है और यहाँ पर ये वाला हमारे पास मून है, तो ये वाली जो रेडियस है ना ये वाली r है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो r है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो सॉरी ओके 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 चलिए मैं इसी को बता दूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास आ रही है, ये अर्थ है, चलिए, और ये मून उसके आसपास घूम रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना ये वाला r है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वी कैन से r, तो ये r जो है हमारे पास 3.84 कितना है 3.84 into 10⁸ मीटर, ठीक है,
एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून रिवॉल्यूशन, लेट अस से ये वाला मून जो है ना, इसको हम लोग जो है कहेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो ये वाला इसका टाइम पीरियड आ जाएगा T1। ये वाला कितना है हमारे पास 27.3 डेज, 27.3 डेज, ठीक है ना। ऑब्टेन द मास ऑफ द अर्थ इन 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग तरीकों से मास ढूंढो इसका, अर्थ का। तो चलिए सबसे पहले ना, पहला तरीका तो क्या होगा, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है, GME अपॉन RE स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ द अर्थ हमको देगा, कैसे, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू G टाइम्स RE का स्क्वायर, ये वाला G टाइम्स RE का स्क्वायर अपॉन वी कैन से G। तो ये मास ऑफ द अर्थ ये वाला कितना हो गया 9.81 और RE इसकी जगह पे 6.37 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, और यहाँ पर G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। तो मास ऑफ द अर्थ ये वाला आप ढूंढो, ये वाला कैलकुलेशन आपको इतना करना है, ये मास ऑफ द अर्थ हमको मिल जाएगा पहले तरीके से। दूसरा तरीका उन लोगों ने क्या दिया है कि T1 जो है ना, ये 27.3 डेज है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करो, तो ये वाला 24 आवर्स होंगे एक दिन में, और यहाँ पर 3600 सेकंड, ये वाला आपके पास ऐसा हो जाएगा। सो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R क्यूब अपॉन GM, ठीक है ना। ये वाला क्योंकि अर्थ के आसपास घूम रहा है ना, तो यहाँ पर हमको मास ऑफ द अर्थ मिलेगा, लेकिन मास ऑफ द अर्थ को हम लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे। तो ये वाली सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है टाइम पीरियड हमको मून का दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड जो है इसको सेकंड में कन्वर्ट करके मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू वी कैन से 4 पाई स्क्वायर R क्यूब अपॉन T1 का स्क्वायर। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। तो 4 into 3.14 का स्क्वायर और R की जगह पे अगर आप लिखोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ का क्यूब डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर। अब ये जो आता है ना बेटा, ये वाला आपने जो कैलकुलेशन करा ना, उसका आप रख दो, तो यहाँ से भी आपको मास ऑफ द अर्थ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, तो उसकी एवरेज वैल्यू हम लोग जो है मास ऑफ द अर्थ की ले लेते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग जो है मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते, वो वाला भी तरीका है जिसकी वजह से हम लोग मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं। ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, फिर इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब हम लोग जो है है 8.7 पर जाते हैं। 8.7 पर जाते हैं। Express the constant K of equation 8.38 in days and kilometers. Given the value of K, ठीक है, is 10⁻13 second square upon meter cube, है ना। The moon is at a distance of 3.84 into 10⁻⁵ दिया हुआ था, इसके पहले हमको 10⁸ दिया हुआ था। अच्छा, किलोमीटर, ओके, सही है। किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, पहले जो दिया था ना आर, वो 3.84 into 10⁸ मीटर दिया हुआ था, और यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है। Obtain the time period of revolution in days। चलिए, अब 8.38 इक्वेशन क्या था, तो 8.38 हमारे पास जो इक्वेशन था वो ये वाला था, t² is equal to kr, है ना, वो वाला फॉर्मूला था ना हमारे पास, केप्लर्स थर्ड लॉ।
3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो यहाँ पर a जो है सेकंड और मीटर में दिया है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है। वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू डेज एंड किलोमीटर। सो दिस k मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डेज एंड किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, बहुत सिंपल, ये सेकंड हमको नहीं चाहिए, मीटर हमको नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको निकालो और जो चाहिए वो आप रखो। तो k इज इक्वल टू 10⁻⁻13 और सेकंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकंड स्क्वायर तो आपको 1 डे होगा ना, तो 1 डे के अंदर सेकंड्स कितने होंगे। तो अगर आपके पास सेकंड 24 इंटू 3600 होते तो ये 1 डे होगा, ये 1 डे होगा बेटा। अगर आपके पास 24 आवर से और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते तो ये 1 डे होता। तो 1 सेकंड का डे कितना होगा, हालांकि बहुत जब कम होगा, बट 1 इंटू 1 ये वाला हो गया, 1 इंटू 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600 डेज। ठीक है, तो ये वाला आपके पास सेकंड है, तो सेकंड को आप डेज में कन्वर्ट करो, तो यहां पर लिखोगे 1 इंटू 24 इंटू 3600 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड की जगह पे डे हो गया, डे का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मीटर है, तो मीटर को आप जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपके पास खबर है, आपको मालूम है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर का किलोमीटर कितना होगा, तो ये वाला होगा 1/1000 का क्यूब, और ये वाला हो जाएगा आपके पास किलोमीटर का क्यूब। तो ये k कितना होगा, तो k इज इक्वल टू 10⁻13। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो ये वाला कितना हो गया 34 इंटू 3600 का स्क्वायर है ना, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 1000 का क्यूब। तो ये वाला के अगर आप कैलकुलेट करोगे, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, के का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻14 1.33 इंटू 10⁻14 डे स्क्वायर अपॉन किलोमीटर क्यूब। ये वाला आपके पास आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻14 डे स्क्वायर अपॉन किलोमीटर क्यूब। ओके, क्या कर दिया हम लोगों ने, सेकंड की जगह पे डे रख दिया, मतलब 1 सेकंड का इतना डे होता है और 1 मिनट का इतना किलोमीटर होता है ना। तो ये वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये वाला चला जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में और ये वाला आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है मालूम है, यहाँ पर ये 1000 है ना, तो इसको 10 को आपको 3 रखना है और ये 10⁹ आपके पास हो जाएगा। और ये 36 है ना, तो ये वाला आप रख दो 10⁻2 का स्क्वायर पर 10⁻4। तो 10 जो है उसके पावर का कैलकुलेशन आपको ये सारा के सारा जो है बहुत इजी बना देगा। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो है, जैसे आपके पास सीबीएसई का बोर्ड है ना, तो सीबीएसई के बोर्ड में जो है कैलकुलेटर अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन गुजरात बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड करते हैं, तो वो वाला जो है आपके पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा जो है लंबा कैलकुलेशन करने की वजह से कभी कभी जो है हमको क्या होता है कि हमको जो है कैलकुलेटर में भी आंसर नहीं मिलते हैं। तो ये वाला आपके पास 8.7 आ गया। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इसकी भी नोट बनेगी, हम लोग जो है आप इसको आगे बढ़ते हैं। अब 8.7 के बाद जो है हम लोग चलते हैं 8.8 पर। कौन सा वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 196 पर 8.8 है। ठीक है,
तो ये वाला 8.8 अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास ऐसा है कि a 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। ठीक है, हमारे पास 400 किलोग्राम सैटेलाइट है, is in a circular orbit of radius 2r and above the earth. How much energy is required to transfer it to the circular orbit of radius 4re? What are the changes in kinetic and potential energies? चलिए, तो यहाँ पर जो है आपके पास अर्थ है और अर्थ के आसपास जो है ना एक सैटेलाइट घूम रहा है, और वो सैटेलाइट जो है पहली जो आपके पास ये मास ये पहली ऑर्बिट में घूम रहा है, तो r1 इज इक्वल टू 2r। अब ये यहां से इसको हम लोगों को यहां पर ले जाना है, मतलब यहां पर ले जाना है ये r, मतलब हमको क्या करना है कि ये वाला 400 ये मास जो है आपके पास सैटेलाइट का ये 400 किलोग्राम है। 400 किलोग्राम के सैटेलाइट को हम लोगों को यहाँ से यहाँ पर ले जाना है, मतलब वी वांट टू ट्रांसफर दिस सैटेलाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो ये वाला आपके पास है 4re। ठीक है, 4re। अब आपको मालूम है आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला एक हमारे पास एक इक्वेशन था, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा G टाइम्स m1 m2 मतलब MEM अपॉन 2r। याद है, ये वाला टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का हमारे पास अगर आपको याद हो तो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। सो नाउ वी कैन से टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, total energy of the satellite E1 is given by this formula minus G times m1 mass of the earth into mass of the satellite upon r1। तो चलिए ये वाला हमारे पास r1, चलिए इसको हम लोग r1 और r2 ऐसे लिखते हैं। चलिए तो हमारे पास उसकी E1 कितनी थी, तो माइनस G टाइम्स m1 m2 अपॉन 2re, ये वाली हमारे पास उसकी इनिशियल एनर्जी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी उसको देंगे तभी तो ये यहां पर जाएगा। सो एनर्जी एट पॉइंट 2 या तो फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 अपॉन 2r2 है ना बेटा, यहां पर आपको r2 लिखना पड़ेगा। तो ये वाला इनपुट कितना आ जाएगा हमारे पास, ओ गलती हो गया 2r1, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 2re। चलिए r1 की जगह पे 2re, तो E1 कितना आ गया हमारे पास माइनस GMEM अपॉन वी कैन से 4re। अच्छा, ऐसे गलतियां क्यों होती है मतलब, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ये कैलकुलेशन करते वक्त कुछ दूसरा सोचने लग जाते हो ना, तब ये सभी मिस्टेक्स हमारे से हो जाती है। तो E2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा माइनस GMEM अपॉन 2 इंटू वी कैन से 4re। तो ये वाला E2 कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू GMEM अपॉन वी कैन से 8r। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोगों ने एनर्जी कितनी यूज की, मतलब कितनी एनर्जी उसको दी, तो डेल्टा E इज इक्वल टू वी कैन से E2 माइनस E1। सो डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन 8re, ये वाला आपके पास E2 आ जाएगा, और माइनस E1 कितना आ जाएगा माइनस GMEM अपॉन वी कैन से 4re, ये वाला कितना आ जाएगा 4re है ना, ये वाला आपके पास आ जाएगा 4re। तो चलिए इतनी नोट बनाइए और बाद में हम लोग आगे देखेंगे। हो गया बेटा, चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट बनाइए। अब आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन 8re
ठीक है, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा GMEM अपॉन 4RT। तो अगर मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी क्या हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और एक बार डिनोमिनेटर सेम हुआ ना तभी हम लोग न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो ये वाला हो गया आपके पास GMEM अपॉन 8RE प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 2GMEM अपॉन 8RE। ठीक है बेटा, तो अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा GMEM अपॉन 8RE। मतलब ये प्लस का साइन क्या आपको बताता है कि हम लोगों को इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, है ना, इतनी एनर्जी उसको आपको देनी पड़ेगी। तो डेल्टा E इज इक्वल टू GMEM अपॉन 8RE। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी। लेकिन सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, हम लोगों को तो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या चेंज आएगा। चलिए, तो इसकी नोट बनाइए, इसकी नोट बनाइए बेटा। ओके, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया, कुछ आवाज आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चल रहा है रिकॉर्डिंग। अब आप देखिए यहाँ पर कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी कैन से K2 अप माइनस K1। तो डेल्टा K इज इक्वल टू, अच्छा वो आप वैल्यू भी ढूंढ सकते हो बेटा, डेल्टा ये कितना आया था GMEM अपॉन शायद 8RE आया था, कुछ ऐसे ही था। हाँ, तो आप जो है यहाँ पर वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, ये वाला आपके पास 400 और ये वाला 8 और ये वाला 6400 किलोमीटर, मतलब ये वाला आप इसको डेल्टा E ये वाला वैल्यू भी आपको ढूंढ सकते हो और ढूंढ लेना, है ना। तो ये वाला डेल्टा E आपको मिल जाएगा। चलिए, K2 जो है ये वाला आएगा आपके पास 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड से वो चल रहा है, तो 1/2 mv02। और कौन सी ऑर्बिटल, यहाँ पर 2 नंबर के ऑर्बिट में ये चल रहा है, और -1/2 mv02, लेकिन ये 1 वाली ऑर्बिट में चल रहा है। सो डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2 m, और ये वाला आ जाएगा v02 माइनस v02, ठीक है ना। लेकिन ये 2 नंबर के ऑर्बिट है और ये आपके पास 1 नंबर के ऑर्बिट है। अब आपको याद है v0 का फॉर्मूला क्या था, सपोज आपको याद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे कि ये v0 का फॉर्मूला उसी वक्त डिराइव करोगे। कैसे डिराइव करना है मालूम है, कि ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv02 अपॉन r ये कौन प्रोवाइड करेगा, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वाला आपके पास चलेगा GMEM अपॉन वी कैन से r², क्या पर r लिख दो या r लिख दो, चलिए ना, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर r लिख देंगे। तो ये वाला आपके पास आ जाएगा r, कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर। तो ये वाला कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो v02 इज इक्वल टू ये वाला कितना आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ GME अपॉन r, ठीक है ना। तो v0 ये वाला आपके पास कितना फॉर्मूला आ गया, तो ये वाला कितना आ गया, डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2 m। अच्छा, v02 है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, GME अपॉन r2, क्योंकि ये हम लोग इसकी गिन रहे हैं। तो ये वाला कितना है आपके पास 4RE, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा r2² माइनस GME अपॉन वी कैन से r1 का स्क्वायर, ये वाला आपके पास आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2 m, और GME को अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ये वाला GME बाहर निकल जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा 1/r2² माइनस 1/r1², ठीक है बेटा। अरे यार r2² नहीं था, वो r1 था, बिकॉज क्या गलती हो रहा है इसमें, GME अपॉन r, तो स्क्वायर नहीं है, r है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला r है। सो डेल्टा K इज इक्वल टू 1/2 GMEM
और ये वाला कितना हो जाएगा 4 RE, और ये वाला कितना हो जाएगा 2 RE, ठीक है। सो डेल्टा के इज इक्वल टू 1/2 GMEN। और यहाँ पर अगर आपके पास आपने यहाँ पर 2 LCM ले लिया तो ये वाला 4 RE हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 2 आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ गया डेल्टा के इज इक्वल टू ये वाला GMEN -1 है ना, ये वाला -1/8 RE आ जाएगा। सो डेल्टा के इज इक्वल टू -GMEN/8 RE, ये वाला आपके पास डेल्टा के आ गया। तो ये वाला आपके पास चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो डेल्टा के इज इक्वल टू -GMEN/8 RE। आपको याद है माइनस का साइन क्या हो रहा है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, डेल्टा E आपको याद है GMEN/8 RE आ रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर डेल्टा के क्या आ रहा है -GMEN/8 RE। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि माइनस साइन इज ओनली इंडिकेटिव ऑफ एट्रैक्टिव नेचर, है ना, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द। तो डेल्टा के जो है ये वाला आपके पास दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस आया है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा था, और अब यहाँ पर जो इसकी स्पीड जो है कम हो गई, ये ऐसा इंडिकेट करता है। अब दूसरा उन लोगों ने हमको और भी पूछा है, देखिए इसकी भी नोट बनाइए। दूसरा उन लोगों ने और भी पूछा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा that will be equal to we can say U2 - U1। so delta U is equal to ये वाला आ जाएगा -GMEN upon R2 minus GMEN upon we can say R1। so delta U कितना आ गया आपके पास -GMEN upon R2 plus GMEN upon R1। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा U इज इक्वल टू, अगर GMEN अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग पहले रखेंगे, ये नेगेटिव है, इसको हम लोग बाद में रखेंगे। सो डेल्टा U इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा GMEN, और ये वाला R1 कितना है हमारे पास 1/2 RE, और ये वाला कितना है हमारे पास 1/4 RE। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा हमारे पास GMEN, और अगर आप 2 RE को कॉमन निकालते हो तो ये वाला हो जाएगा 1 - 1/2। सो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू GMEN अपॉन 2 RE, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपके पास हो जाएगा 1/2। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास GMEN अपॉन 4 RE, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा GMEN अपॉन 4 RE। सारे आप वैल्यूज रख दो, आपके पास जो है G का वैल्यू है, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द सैटेलाइट है 4 और RE, और ये वाला आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आपको इतना जूल में मिलेगा, क्योंकि सारी के सारी जो है हमारे पास एनर्जी, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सारे इलस्ट्रेशंस आपके कंप्लीट हो गए।